नमस्कार, मैं हूं दीपक ठाकुर और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़। इस वक्त हम हैं जाट भवन के बाहर और अभय चौटाला जो है प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। आइए आपको सीधा ले चलते हैं और दिखाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो अभय चौटाला है इंडियन नेशनल लोक दल के, क्या कुछ कहने वाले हैं इस प्रेस वार्ता में। आइए सीधा आपको ले चलते हैं। वहीं उसके साथ साथ विधानसभा का सत्र आ रहा है और ये आखिरी बजट सत्र है। इसके बाद तो 100% अगला जो कोई विधानसभा का सत्र आएगा तो वो पार्लियामेंट के चुनाव के बाद या फिर विधानसभा के चुनाव के बाद ही नया सत्र आ सकेगा। तो उसके लिए भी हमने अपने सारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको भी एक जिम्मेवारी लगाई, जहां विधायकों को इस बात के लिए उनसे चर्चा करी गई कि भाई आप अपने अपने इलाके की समस्या जो है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चंस भेजो, प्रश्न लगाओ। वहीं उन सब साथियों से भी कहा भी आप भी हमें जो जो इलाके में प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई कमियां खामियां है, कहीं सड़क की दिक्कत है, कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं बिजली की दिक्कत है, कहीं हॉस्पिटल की दिक्कत है, कहीं डॉक्टर्स नहीं है, कहीं मास्टर नहीं है, तो हमने कहा कि वो एक लिस्ट बना करके आप हमें दो, ताकि इस बजट के सत्र के अंदर सारी बातों पे खुल करके सरकार के सामने प्रदेश की स्थिति को रखा जाए। आप लोगों से भी एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, आप सब साथी वहाँ पे चुनाव के दौरान गए थे, मुझे बहुत सारे साथी आप में से वहाँ चुनाव में मिले और बाकी और भी जिलों के पत्रकार जो है वो वहाँ पे आते थे। रोजाना कोई ना कोई पत्रकार साथी मिलता रहता था। जब भी मिलते थे आपस में बातचीत होती थी तो सबसे खुल करके जब पूछते थे भी चलो राजनीतिक बातें तो हम अपनी तरफ से क्या पक्ष रखें और आप एक पत्रकार के नाते अपनी तरफ से क्या बात कहें। लेकिन क्योंकि बहुत सारे पत्रकार साथियों के साथ ऐसे संबंध भी हैं जिनसे हम खुल करके सारी बातों की चर्चा कर सकते हैं, मैंने उनसे पूछा था कि आप बताओ कि क्या ऐसा संभव है कि 60 ऐसे बूथ हों जिनके ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 1, 2 और 3 की संख्या में वोट मिले। मैं ये मान सकता हूँ कि कोई एक आधे बूथ पे तो कोई ऐसा नतीजा आ सकता है, लेकिन वो भी हमारे लिए संभव बात नहीं है कि एक बूथ पे भी हम 3 या 2 1 वोट तक सीमित रह जाएं। हमारी पार्टी का संगठन कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना संगठन है। आज भी हम बूथ के सत्र के ऊपर हमारे पास 20-20, 30-30 ऐसे कार्यकर्ता साथी हैं जो आज भी पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं, चाहे वो शहर है, चाहे वो कोई कस्बा है, चाहे कोई गांव के बूथ हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर नतीजा इस किस्म का आता है तो फिर 100% हमें इलेक्शन कमीशन के पास इस बात के लिए जाना पड़ेगा और जाकर के इलेक्शन कमीशन से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि इस चुनाव की निष्पक्ष जांच हो और आप अपने लेवल पे या किसी एजेंसी के माध्यम से इस बात की 100% जांच कराएं कि किस तरह से इस इलेक्शन के अंदर जहां आपका इसका ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है, वहीं उसके साथ साथ जो पैसे का दुरुपयोग हुआ है, जिन लोगों ने लोगों के ईमान को खरीदने का काम किया है, जिन्होंने 5,000 से 8,000 रुपये वोट तक के दिए हैं, जिन्होंने शराब बांटने का काम किया है, ऐसे लोगों की जानकारी भी इलेक्शन कमीशन हासिल करे और जिस पार्टी के लोगों ने इस चुनाव के अंदर पैसे का, शराब का इस्तेमाल किया, उन पार्टियों के ऊपर आने वाले समय में इलेक्शन के ऊपर बैन लगना चाहिए। अदरवाइज़ ये मान के चलो कि इस प्रजातंत्र प्रणाली में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की घुसपैठ हो जाएगी जो जहाँ प्रजातंत्र को कमज़ोर करेंगे वहीं पैसे के बलबूते के ऊपर अपनी ताकत बढ़ाएंगे। और जब वो लोग ताकत में आएंगे तो 100% भ्रष्टाचार को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा जो खर्च किया है उसको पूरा करना है। हम विधानसभा के सत्र में भी खुल करके इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे, खुल करके सरकार को और सरकार के साथ दूसरे जो लोग जिन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया उन सब की घेराबंदी करेंगे, उनसे सवाल करेंगे, पूछेंगे और हम सबूत के साथ ये दिखाएंगे कि ये नोट जो है, जिन नोटों के ऊपर नंबर लिखा हुआ है,
जो केवल और केवल शराब खरीदने के लिए आप लोगों ने गरीब लोगों को दिया, उनकी भी सबके सामने पुष्टि करवाएंगे और इलेक्शन कमीशन से मांग करेंगे कि इस इलेक्शन को रद्द किया जाए और रद्द करके ऐसे लोगों पे बैन लगाया जाए। वहीं हमने अपने विधायकों की ड्यूटी लगाई है कि वो इस विधानसभा के सत्र के अंदर अपनी कौन कौन से विधानसभा में उन्होंने क्वेश्चन लगाने हैं, वो क्वेश्चन आज की तारीख में दे ताकि वो आने वाले समय में सत्र के अंदर आ सके। और उसके साथ एक प्रस्ताव हमने रखा है, जो किसान के साथ भद्दा मजाक किया गया केंद्र की सरकार की तरफ से, जिस तरह से 17 रुपया रोज का देख करके किसान को एक तरह से उसका मजाक उड़ाया गया। ये किसान को तो 17 रुपया रोज देने की बात करते हैं, और जो बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं जिनके ऊपर हजारों करोड़ के कर्जे हैं, उनके साथ बैंक और सरकार मिलकर के सेटलमेंट करती है और उनके कर्जों को माफ़ कर दिया जाता है। तो जहां उनके कर्जे माफ़ किए जाते हैं, वहां हरियाणा प्रदेश नहीं, देश के किसान का कर्जा भी माफ़ होना चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। ये 15 और 17 रुपया देने की बजाय प्रधानमंत्री जी ने जो बात लोगों के बीच में कही थी कि हम उसकी लागत का 50% ज़्यादा देंगे, वो लागत का 50% सीधा किसान के खाते में जमा कराए, ताकि किसान को बुआई और बुझाई की समय में कोई दिक्कत कठिनाई ना आए। जैसे आपके तेलंगाना स्टेट के अंदर वहाँ की जो सरकार है, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने किसान को कैसे उसकी फसल की बिजाई में कोई दिक्कत ना आए, उसको खाद, बीज, तेल, साधन सब मिल जाए, उसके लिए उन्होंने 4,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान के खाते में सीधा जमा कराते हैं। जबकि यहाँ पे तो एक कैप लगा दी कि 6,000 रुपया किसान को दिया जाएगा, और वो भी 5 एकड़ से कम वाले किसान को। किसान पे तो पहले से सीलिंग है, और सीलिंग के तहत कोई भी किसान 20-22 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन रख नहीं सकता। 18 एकड़ उससे ज़्यादा रख नहीं सकता। तो जब ऑलरेडी 18 एकड़ का कैप लगा हुआ है, तो फिर सारे किसानों को क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया, उसको सबको शामिल करना चाहिए। और ये 6,000 की बजाय 21,000 रुपया किसान को कम से कम 5 एकड़ वाले को मिलना चाहिए, ताकि उसकी बुआई और बिजाई में कोई दिक्कत ना आए। हमने ये प्रस्ताव रखा और सब लोगों ने इसको सर्वसम्मति से पास किया। हमने जहाँ सरकार की निंदा की, वहाँ किसान के प्रति अपनी सहानुभूति जताने की बात नहीं, उसकी कैसे भरपाई हो उसके लिए प्रस्ताव पास किया।